अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करूँगा बेटा वो है मई जून 2022 और उसका वेरिएंट 22 एएस लेवल बेटा। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 से बेटा। कहता है मैग्नीशियम हैज़ मेल्टिंग पॉइंट 650 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा, पहले स्टेटमेंट से समझ में क्या आ रहा है? मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है 650। इसका मतलब है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। उसे आप किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कंडक्टिविटी शो कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं फ्रीली। दो रीजंस हो गए दो बातों के। क्या कहता है? एक्सप्लेन। जब भी लिखा करे ना एक्सप्लेन तो इसका मतलब है थोड़ा खुल के लिखो। ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम बाय रेफरिंग द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। देखो खुद बोल दिया उसने कि आपने इन दोनों बातों को उसके स्ट्रक्चर से और उसकी बॉन्डिंग से एक्सप्लेन करना है। तो बेटा स्ट्रक्चर उसका हो जाएगा जाइंट मेटालिक, it has giant metallic structure with strong metallic bond। और अगर कोई बच्चा मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन कर दे तो भी सही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल पॉजिटिव आयंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन तो भी सही है। इट हैज़ जाइंट मेटालिक स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड and good conductor because of movement of delocalized इलेक्ट्रॉन। तो उसकी दोनों बातों को हमने अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर डाल दिया। ठीक है, when magnesium is heated in air, ठीक है, magnesium oxide is the major product, small or and smaller amounts of magnesium nitride also made। जब आप एयर में मैग्नीशियम को जलाएंगे तो बेटा एयर में दो तरह की गैसेस होती हैं। एक होती है ऑक्सीजन जो कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और दूसरी क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अगर मैग्नीशियम के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी बेटा? मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और एक मैग्नीशियम नाइट्राइड बना। वो खुद कह रहा है मैग्नीशियम नाइट्राइड थोड़ी स्मॉलर अमाउंट में बनती है। अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, तो नॉर्मली ऐसा नहीं होगा कि आप हीट करें तो नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाए। ठीक है, उसके लिए ज़रा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर मैग्नीशियम एंड फॉर द नाइट्रोजन स्पीशीज इन मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो बेटा ये +2 है और ये -3 है। टू कंप्लीट दिस, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम क्या लिखेंगे आप? 2+, और बेटा नाइट्राइड क्या लिखेंगे या नाइट्रोजन क्या लिखेंगे बेटा? 3- बेटा। ओ लेवल का सवाल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो सबसे पहली बात तो ये, आप ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एलिमेंट हो वो रिडॉक्स होता है। अब आप देखें, अगर आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाएंगे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए या कुछ अमाउंट में मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाए सपोज, दोनों केसेस में बेटा आप देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे? मैग्नीशियम +0 से कहाँ जा रहा है? +2 में,
मैग्नीशियम 0 से +2 में जाएगा और ऑक्साइड 0 से -2 में जाएगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन के लिए देख लीजिए, अगर ये नाइट्रोजन होता सपोज करो, तो मैग्नीशियम 2+ में जा रहा है और नाइट्रोजन 3- में जा रहा है। तो अगर वो इस रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है कि आप नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का रिएक्शन बताएं किस टाइप का है, तो बेटा एलिमेंट की वजह से आप उसे क्या बोल सकते हैं, ये रिडॉक्स है, ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस टेकिंग प्लेस बिटवीन मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। दोनों ही रिडॉक्स हैं, चाहे वो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ करवा दें, चाहे वो नाइट्रोजन के साथ बोल दें, इसको एक ही बात है, ठीक है। तो अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना हो इन टर्म्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन तो हम उसे कर लेंगे। देखें, जैसे इट इज redox रिएक्शन, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम लूज 2 electrons while nitrogen gains इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बस एक बात याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एलिमेंट होता है वो हमेशा रिडॉक्स होता है। हम ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस बात को। डिफाइन इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, 2 मार्क्स की है बेटा, तो आप स्टैंडर्ड कंडीशंस तक लिखोगे, ठीक है। ख्याल रखिएगा इस बात का, कभी कभी नहीं मेंशन करता स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, बट मार्क्स से आपको पता चल जाता है कि मुझे कहाँ तक लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, इंथैल्पी चेंज व्हेन, 8 डेफिनेशन है टोटल एनर्जेटिक्स की, वो आपको याद होनी चाहिए। इंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance is formed from its element under standard conditions. Standard conditions. When 3.645 gram magnesium burns in excess of nitrogen to form magnesium nitride, ठीक है, 23.05 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, शो योर वर्किंग। अच्छा, तो 3 मार्क्स का सवाल है, तो 3 मार्क्स के सवाल का मतलब ये हो गया कि वो आपसे थोड़ी कैलकुलेशन को ज़रा लंबी करवाना चाह रहा है, वरना तो ये बहुत सिंपल तरीके से भी हो सकता है। मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर आप पहले मैग्नीशियम नाइट्राइड की इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखें, तो इक्वेशन क्या है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, यानी आपने मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ मिलाया और उसने बनाया Mg3N2, तो ये 1 मोल सब्सटेंस बना, किससे बना, अपने एलिमेंट से बना। तो आप इसे क्या बोलेंगे, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, पहले तो सिंपल, उसने मास दिया हुआ है, आप मैग्नीशियम का मास लिख दें जो इक्वेशन में इसका मास है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम का मास होता है 24.3, तो ये 3 मोल्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो ये हो जाएगा 24.3 इंटू 3, ये हो गया बेटा 24.3 इंटू 3, 72.9 ये हो गया, ठीक है। 72.9 ये इसका मास है, 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम का, ठीक है। अब आप देखें उसने किया क्या है, 23.05 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है
3.645 ग्राम से। तो बेटा 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाने के लिए आपको कितना मैग्नीशियम चाहिए? 72.9, यानी 72.9 ग्राम को अगर आप नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। उस 1 मोल के बनने पर जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलोगे? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो देखो एक ही स्टेप में हो गया। फॉर एग्जांपल 72.9 इंटू 23.05 डिवाइडेड बाय 3.645, मेरा आंसर आ गया 461। माइनस इसलिए लिखूंगा कि उसने लिखा है एनर्जी रिलीज्ड, तो ये हो गया किलो जूल पर मोल। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि वो 3 मार्क्स दे रहा है तो उसने ना डिवाइड की होगी चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं मैग्नीशियम के। कैसे बेटा? ये देखें, दूसरा तरीका बताता हूँ, आंसर यही आना है। हाँ, ये घुमा फिरा के आंसर यही आना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 3.645 डिवाइडेड बाय 24.3, ठीक है। मैंने पहले मोल्स निकाले, आपके सामने निकाल लेता हूँ। 3.645 डिवाइडेड बाय 24.3, ये आ गया 0.15। ये मोल आ गया, राइट बेटा? किसके मोल्स आ गए? मैग्नीशियम के। अब सुनिए, 0.15 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो है 23.05 किलो जूल। भाई फॉर्मेशन के लिए कितना मैग्नीशियम यूज हो रहा है? 3। तो 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम से जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड के लिए होगी। जी हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा। आंसर यही आना है। देखो दोबारा बता देता हूँ। 3 इंटू 23.05 डिवाइडेड बाय 0.15, बेटा आंसर फिर 461 आ गया। 461 किलो जूल पर मोल। मैंने आपको दोनों बातें इसलिए बता दी, कुछ बच्चे इस तरीके से कर रहे होंगे, कुछ बच्चे इस तरीके से कर रहे होंगे, तो वो फिर वो पूछते हैं सर हमने तो इसको यूं किया है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप यूं कर लें यूं कर लें, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं, ठीक है। कहता है रेडियम इज एन एलिमेंट फाउंड इन ग्रुप 2। बिल्कुल सही है, आपको याद होगा सबसे टॉप पे बिरिल, आप पीरियड टेबल तो गिवन होता है, बिरीलियम है, उसके नीचे मैग्नीशियम है, उसके नीचे कैल्शियम है, उसके बाद स्ट्रोंटियम है, उसके बाद बेरियम है, और उसके नीचे रेडियम है बेटा। रेडियम रेडियो एक्टिव भी होता है, सब सब नीचे होता है, ठीक है। रेडियम इज एन एलिमेंट found in group 2 of the periodic table. It is crystalline solid at room temperature, ठीक है, and conducts electricity, मतलब मेटल है, ठीक है। रेडियम क्लोराइड RaCl2 has the melting point of 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड soluble in water, ठीक है। 900 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत होता है, इसका मतलब ये हुआ ये आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। प्रिडिक्ट द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ RCl2 सॉलिड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी डिस्क्राइब। तो ये जो प्रॉपर्टी इसने बताई है आपको 900 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसकी बेस पे आपसे पूछ रहा है कि इसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर बताओ। तो जाइंट आयोनिक बेटा, जाइंट आयोनिक हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर बेटा। ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन रेडियम। भाई जाहिर बात है ग्रुप 2 का है, 2+ और ये -1, तो आउटर इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ये हुआ आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो रेडियम के आउटर मोस्ट शेल में कुछ मत दिखाओ, 2 इलेक्ट्रॉन थे, लूज कर दिए, चार्ज 2+ लिख दो, सही है। और क्लोराइड के लिए आप जाहिर बात 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 7 बना दो क्रॉस और 1 बना दो डॉट, चार्ज लिखो -1, साथ में लिख दो 2,
कुछ लोग यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं, सो कि कोई इशू नहीं है, स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं आप, बट छोड़ दो इसको ऐसे ही, ठीक है। सॉलिड रेडियम एंड कैल्शियम शो सिमिलर रिएक्शन विद H2O, ठीक है। रेडियम और कैल्शियम दोनों सिमिलर रिएक्शन करते हैं। सिमिलर इसलिए करते हैं कि ऊपर से नीचे आते हुए ग्रुप 2 की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो रेडियम का रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्टर होगा, तो सेम रिएक्शन नहीं होगा, सिमिलर होगा। एक बात। दूसरी बात, जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा दो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, एक हाइड्रो ऑक्साइड और एक हाइड्रोजन, ठीक है। बट द रिएक्शन अकर एट डिफरेंट रेट्स, खुद कह रहा है, देखो जो हम बोल रहे हैं वो खुद कह रहा है। सेपरेट सैंपल ईच कंटेनिंग अ सिंगल पीस ऑफ सॉलिड रेडियम और कैल्शियम आर एडेड टू इक्वल वॉल्यूम ऑफ द कोल्ड वाटर। दोनों आपने सपोज करो बीकर है या बॉइलिंग ट्यूब है, उसके अंदर इक्वल जो है वो डालना है, सही है, कैल्शियम और रेडियम का। ईच सैंपल कंटेन इक्वल मोल्स ऑफ सॉलिड एंड H2O in excess, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ रेडियम विद वाटर। तो मेटल जब भी, ज़रूरी नहीं है वो ग्रुप 2 का हो, ग्रुप 1 का भी हो, जब भी पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो दो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो बेटा रेडियम जब वाटर के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा रेडियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। तो बेटा दो तो यहाँ दो ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा बेटा बैलेंस करने के लिए, और 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई विच एलिमेंट रेडियम और कैल्शियम रिएक्ट्स विद H2O एट फास्टर रेट। तो ऊपर से नीचे आते हुए रेडियम चूंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो रेडियम का रिएक्शन ज़्यादा फास्टर होगा। सजेस्ट हाउ ऑब्जर्वेशंस ऑफ रिएक्शन वुड डिफर। देखो बेटा, अगर आप रेडियम को पानी में डालें और आप कैल्शियम को पानी में डालें, सपोज करो दोनों वाइट सॉलिड है और आपको नहीं पता कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या था, तो अगर रेडियम का रिएक्शन फास्ट है तो रेडियम के बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने में और कैल्शियम के बबल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने में फ़र्क होगा ना। तो पर यूनिट टाइम रेडियम ज़्यादा बबल्स प्रोड्यूस करेगा ऑब्जर्वेशन के अंदर एज कंपेयर टू कैल्शियम, ठीक है। तो जो बात उस कह रहा है वो हमें समझ आ रही। तो पहली बात तो विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, ज़्यादा फास्टर रेट पे रिएक्ट करेगा, तो हम लोग रेडियम रिएक्ट्स एट फास्टर रेट, पहली बात हो गई। मोर बबल्स ऑफ colorless gas produced per unit time with रेडियम। जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा लिखता जा रहा हूं। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया करो, मैं आपको टेक्निक भी साथ साथ, चीज़ों को ना अंडरलाइन करते रहा करो, तो आप कितना आसान हो जाता है कि उसने मुझसे ये पूछा है, मुझे ये बताना है, दैट्स इट। आगे आ जाओ। सजेस्ट वाई दीज रिएक्शन अकर्स एट डिफरेंट रेट। अब रिएक्टिविटी की बात कर रहा है, ठीक है। अब पहला सवाल तो मेरा आपसे ही है, क्या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स मेटल्स हैं? तो आप कहेंगे हाँ। व्हाट इज रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल? एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ रेडियम विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन फास्टर देन कैल्शियम। अब सवाल ये है क्यों, वाई? इसलिए कि ऊपर से नीचे आते हुए रेडियस बढ़ रहा है, शील्डिंग बढ़ रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। मैंने जो कहा है मैं वही लिखूंगा, ठीक है। रिएक्टिविटी की बात कर रहा है, वो पूछ रहा है रिएक्टिविटी का रीज़न पूछ रहा है, तो मैं रिएक्टिविटी जानता हूँ। मेटल्स की रिएक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो बेटा मैं
एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन के लिए सारी बातें लिख सकता हूँ। 2 मार्क्स का सवाल है, 3 लाइनें, अच्छी लाइनें दी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रेडियम इज मोर reactive than calcium. अब reason, down the group 2, radius increases, shielding increases, effective nuclear force of attraction on valence shell decreases, consequently ability to lose electron. क्यों? ये मेटल की रिएक्टिविटी है। ability to lose electron increases, they readily lose their electrons. आगे आओ, one of the solution is cloudy when the reaction has finished. अच्छा, पहले तो जरा पहले मैं आगे बढ़ने से पहले इसके स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूँ। देखो बेटा, जब आपने रेडियम को पानी में डाला तो रेडियम हाइड्रोक्साइड बना। जब आप कैल्शियम को पानी में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। डाउन द ग्रुप 2, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस। इसका मतलब है रेडियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो जो क्लाउडी सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। आई होप मेरी बात समझ में आ गई, उसके स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए। एट द एंड ऑफ ईच रिएक्शन यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एडेड टू ईच मिक्सचर। ठीक है, सजेस्ट पीएच वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन मेड इन बोथ रिएक्शन। तो पहले तो पीएच वैल्यू को सजेस्ट कर देते हैं। रेडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू, तो एक को कर देते हैं। सपोज करो, सजेशन बोल रहे हैं ना, तो रेंज होती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे पीएच ऑफ radium solution is 14 and calcium will be 12. थोड़ा कम कर दो। Why? It is because solubility increases, solubility of hydroxide, solubility of hydroxide increases down the group 2. Consequently, calcium hydroxide will produce cloudy solution। उसका सॉल्यूशन थोड़ा क्लाउडी होगा। सैंपल ऑफ एक्वस कैल्शियम हेलाइड CaX2। देखो, ऑल हेलाइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड। तो ये हेलाइड अगर बोल रहा है तो वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। कंटेन्स ईदर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन। कंप्लीट टेबल 2.1 डिस्क्राइब 2-step प्रोसेस दैट कुड बी यूज टू आइडेंटिफाई हेलाइड प्रेजेंट। बेटा पूरे का पूरा आपकी क्लास लेक्चर से सवाल है। हेलाइड्स के टेस्ट और उनकी CT कन्फर्मेटरी टेस्ट एक्वस अमोनिया के साथ पूछ रहा है। सिंपल सी बात। मेथड लिखना है, ऑब्जर्वेशन विद कैल्शियम क्लोराइड में क्लोराइड होगा बेसिकली।
कैल्शियम ब्रोमाइड में ब्रोमाइड है और कैल्शियम आयोडाइड में आयोडाइड का टेस्ट पूछ रहा है। सिंपल सी बात है। तो बेटा लिख लो, मुझे यकीन है ये तो आपको ओ लेवल से याद होंगे। सिर्फ अमोनिया वाला एक टेस्ट आपने एएस लेवल में अलग से किया, वरना बाकी तो सब कुछ वही ओ लेवल्स वाला है। आप कहें ऐड, बल्कि पहले तो मेथड बताना है ना। एसिडिफाई with dilute nitric acid, then add aqueous silver nitrate। ऑब्जर्वेशन विद क्लोरीन क्या लिखोगे बेटा, यानी क्लोराइड क्या लिखोगे, वाइट पीपीटी। बेटा ब्रोमाइड के साथ क्रीम पीपीटी, आयोडाइड के साथ येलो पीपीटी। आई होप आपको याद होंगे। स्टेप 2, ऐड एक्वस डाइल्यूट अमोनिया। ठीक है, थोड़ा हल्का था तो डाइल्यूट अमोनिया में क्लोराइड के प्रेसिपिटेट पीपीटी सॉल्यूबल गिविंग कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। बाद ब्रोमाइड के पीपीटी बेटा पार्शली सॉल्युबल, पीपीटी याद है, और कॉन्सनट्रेटेड डालते हो तो पूरा सॉल्युबल हो जाएंगे। पीपीटी पार्शली सॉल्युबल। और बेटा आयोडाइड के पीपीटी, पीपीटी रीमेन्स इनसॉल्युबल। तो ये आपको सिंपल टेस्ट फॉर हेलाइड्स वाला है, और ये आप प्रैक्टिकल्स में भी करते हैं बेटा। यहाँ पे भी दे दिया आपको, आसान सी चीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ बेटा। 0.025 moles of hydrogen iodide gas is added to a closed vessel, ठीक है, and left to reach dynamic equilibrium. The total pressure of the vessel is this. आपको याद होगा जब मैं आपको केपी पढ़ाता था उस वक्त भी मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि एक बात हमेशा याद रखना। क्या? सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर विल नेवर एवर एक्सीड द टोटल प्रेशर। देखो उसने आपको टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 100 किलो पास्कल। याद रखिएगा बेटा, जो बच्चा ये वाला पॉइंट भूल जाता है उसको लगता है बहुत वर्किंग है क्वेश्चन, और स्पेशली जब ये एमसीक्यू में देता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर इतनी सारी वर्किंग एक मार्क की नहीं है ना बेटा, आप इसको याद रखो। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, ठीक है समझ में आ गई। इक्वेशन दे दी है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम। ऑल केमिकल इक्विलिब्रियम्स आर डायनामिक। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये 2 मार्क्स का सवाल है। मैं तो खैर हम तो काले हैं, हम तो कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे ना जहालत करता है। जब भी ये 2 मार्क्स का सवाल आपको देता है ना, तो वो बेसिकली एक ही बात को बच्चों से 2 दफ़ा रिपीटिशन एक्सपेक्ट कर रहा होता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अब एक बच्चे ने लिखा फॉर, अभी समझ में आ जाएगी बात। जाहिर बात है हम काले हैं तो हमारी बात पे लोग एतबार नहीं करते। अब वो करता क्या है, ज़रा सुनिए। देखो, पहली बात तो आप सब जानते हैं, एवरी केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। What is chemical equilibrium? Rate of forward, rate of backward reaction equal. What is the second definition of equilibrium? Concentration of reactant, concentration of product remains constant. It is obvious when rate of forward, rate of backward reaction will equal हो जाए इक्वल, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अब चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी। तो एक ही बात हो गई ना। अब वो कहता है नहीं, इस बात को लिखो ताकि हम आपको 2 मार्क्स दे दें। एक ही बात को 2 दफा लिखो। तो बेटा अगर तुम्हारे में से कोई, मुझे यकीन है अच्छे बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि सर ये क्या अजीब सी बात है कि एक ही बात को 2 बार लिख रहे हैं। बेटा वो मांग रहा है, क्या करें, लिखो ना, क्या करें। तो बस ख्याल रखना छोटी छोटी बातों का, ठीक है। तो जब 2 मार्क्स का सवाल पूछा करें ना, तो दोनों बातें लिखा करो, यानी एक ही बात को 2 दफ़ा लिखा करो अलग अलग तरीक़ों से। मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख के दिखाता हूँ। ये लिए मैंने आपको लिखा, ये देखिएगा, स्टेज in a reversible reaction when
rate of forward reaction is equal to rate of बैकवर्ड रिएक्शन। एक बात हो गई। अब मैं इसी बात को एक और तरीके से लिखता हूं, देखिएगा वो मुझे 2 मार्क्स दे देगा। क्या करूं, दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। तो अगर मेरा कोई भी अच्छा बच्चा ऐसा सोचता है कि सर ये तो बेवकूफ़ी है, तो मैं उसके साथ हूं, बिल्कुल है। देखिए, एट इक्विलिब्रियम concentration of reactants and concentration of products remains constant। remains constant एक ही बात है, 2 दफा लिख दी। डिस्क्राइब वन डिफरेंस इन इनिशियल अपीयरेंस ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कंपेयर टू द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, इनिशियली हाइड्रोजन आयोडाइड है, कलरलेस होती है। आयोडीन गैस पर्पल फ्यूम्स होते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे जो कलरलेस जो गैस थी, जो क्लोज सिस्टम में नजर आई होगी, जो कलरलेस होगी, जो नजर ही नहीं आ रही, मतलब आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर में वहां पे सोल्यूशन, जो गैस है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, पर्पल होना शुरू हो जाएगी। तो आप लिखेंगे colorless to purple fumes of iodine। Write an expression for the Kp for the reaction described। मुझे यकीन है सबने किया होगा। प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो आप लिखेंगे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, आप लिखेंगे प्रेशर ऑफ आयोडीन अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। At equilibrium, partial pressure of HI gas is 86.4 kilopascal। Calculate the amount of hydrogen iodide gas present at the mixture, show your working। देखो बेटा कितना आसान है। देखो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है वो कितना है, 86.4। अच्छा, टोटल प्रेशर कितना है बेटा, 100 किलो पास्कल। तो आप सोचो 100 किलो पास्कल है और आपके पास इक्विलिब्रियम पे 86.4 है, तो मैं कह सकता हूँ हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रेशर टोटल प्रेशर में से 86.4% है। नहीं समझ में आई बात भाई? टोटल कितना है, 100 किलो पास्कल, उसमें से हाइड्रोजन आयोडाइड का कितना है, 86.4 किलो पास्कल। तो बता सकते हो हाइड्रोजन आयोडाइड का कितने परसेंट प्रेशर है? आउट ऑफ 100 निकालोगे तो क्या आएगा, 86.4 ही आएगा ना। तो जो इसका प्रेशर है उस लिहाज से मोल्स निकाल लेते हैं। देखिए बेटा, इनिशियल कितने मोल्स थे, 0.025। लुक एट हियर, 0.025 मोल्स थे। एंड में कितने मोल्स बचे वो पूछ रहा है, या जो मोल्स रिमेनिंग है वो पूछ रहा है। तो हम उसके प्रेशर से उसके मोल्स निकाल सकते हैं। जाहिर बात है सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर विल नेवर एक्सीड द टोटल प्रेशर। तो आपने कहा 0.025 मल्टीप्लाई बाय 86.4 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर 100 आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारे पास। किसके मोल्स आ जाएंगे बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड के। 0.025 इंटू 86.4 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 0.0216 मोल्स आ गए। इतनी सी बात थी, सही है। 100 दिया हुआ था, हमने उसके 86.4% निकाल लिया। इसका 86.4% निकाल लिया, और वो कितना आ रहा है, 0.0216 आ गया। और अगर ये हमसे पूछता कि बाकी के निकालो, बाकियों के निकालो, तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब यहाँ देखिएगा 0.025 है, आप इसमें से माइनस कर दें 0.0216, ये देखिएगा माइनस 0.025,
क्या उनके जो आयोडीन और उसके मोल्स भी आ जाएंगे, इसके और इसके भी मोल्स आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? 3.4 इंटू 10⁻⁻³ ये मोल्स किसके आ गए? हाइड्रोजन के एंड किसके बेटा? आयोडीन के। अगर पूछे तो, नहीं पूछ रहा दफा करो। ठीक है, तो ये मोल्स उनके आ गए। किससे निकाले? प्रेशर से निकाले। कैसे निकाले? सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर विल नेवर एक्सीड द टोटल प्रेशर। इसीलिए मैं क्लास लेक्चर में भी बहुत इम्फेसाइज करता हूँ कि यार बहुत ख्याल रखना, ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन अगर आपको याद रहे ना, बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। यूज इक्वेशन 1, वही वाली बॉन्ड एनर्जी टेबल 3.1, कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। 1 मोल, वहाँ पे 2 मोल है, याद रखना। 2HI gives you H2+I2। ठीक है, शो योर वर्किंग। ओ लेवल्स का सवाल है, बिल्कुल एग्जैक्टली ओ लेवल का सवाल है। ये देखिएगा, 2HI HH+II। यहाँ बहुत सारे बच्चे ना फॉर्मूला वगैरह यूज करने की कोशिश करते हैं, मना करता हूँ, नहीं करो, डायरेक्ट सॉल्व करो, कोई इशू नहीं। ये देखिए, हाइड्रोजन आयोडाइड ये दिया हुआ है आपको 299, 2 मोल्स हैं, इंटू 2 कर दो। यहाँ आ जाओ, ये है 436 और ये है 151। ये हो गई बॉन्ड ब्रेकिंग और ये हो जाएगी बॉन्ड फॉर्मेशन, उल्टा बोल दिया, सॉरी माय बैड। बॉन्ड फॉर्मेशन, ये होगी बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, करके देख लें, सिंपल योगा। 299 इंटू 2 बेटा, ये हो जाएगा -598। माइनस क्यों, सॉरी प्लस क्यों? क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। 436 प्लस 151, 587 आ गया। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग 598, प्लस क्यों लगाया? बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन 587, माइनस क्यों लगाया? ऑल बॉन्ड फॉर्मेशंस आर एक्सोथर्मिक। ऐड कर दो, कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। +598 माइनस 587, ये आ गया 11 बेटा। आ गया 11। कितने के लिए आया? ये आपके बेसिकली 2 के लिए आया है। आपको 1 मोल का निकालना है, डिवाइड बाय 2 कर दो, 1 मोल पर मोल के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा 5.5। ठीक है, उसने 1 मोल के लिए बोला, याद रखना। 1 मोल, आपकी इक्वेशन में कितने मोल्स डिकम्पोज हो रहे हैं? 2। तो आपने 2 मोल्स के लिए निकाले, तो आपका 1 मोल्स के लिए क्या हो जाएगा बेटा? एंथैल्पी चेंज अगर 1 मोल की निकालनी है, डिवाइड बाय 2 कर दो। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन वैल्यू ऑफ Kp फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस। याद रखना, Kc हो जाए, Kp हो जाए, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाए, ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। 2 2 स्टार बना के बताए थे मैंने। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करते हैं? सिर्फ टेम्परेचर पे, बस। तो प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट ऑल। आ गया। HCl is prepared by adding sodium chloride to concentrated sulfuric acid। बिल्कुल सही बात है, हमने ग्रुप 17 के रिएक्शंस में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ नॉट प्रिपेयर्ड बाय सोडियम आयोडाइड। क्यों? क्योंकि इसलिए कि वो हाइड्रोजन आयोडाइड जैसे बनेगी वो रिएक्ट करके आयोडीन और हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑल्सो रिएक्ट विद कॉन्सनट्रेट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन सोडियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म। आपको मैं फिर से याद दिला दूँ, भूल जाओ तो प्लीज़ वापस से लेक्चर देख लेना। ग्रुप 17 के जब हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे तो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के सोडियम हैलाइड के साथ रिएक्शन पढ़े थे। पहला स्टेप तीनों का सेम होता है और पहला स्टेप में कुछ नहीं होता, सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो ये जो टाइप पूछ रहा है ना, टाइप, पहला तो सबका सेम होता है, आप इसे बोलेंगे एसिड बेस रिएक्शन, बस। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड ही एक्ट कर रहा होता है पहले में।
बाद में ब्रोमाइड और आयोडाइड के केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एच आई एंड कॉन्सेंट्रेट। बेटा ओवरऑल इक्वेशन लिखो। हमने तो 2 स्टेप किए, फिर उसके बाद ऐड करके बनाई थी ना, तो आपने ऐड करने के बाद जो बनती है वो बनानी है, ठीक है। तो डर मुझे यकीन है आपको भी याद होगी, ये होती है 8HI plus sulfuric acid gives you 4I2 plus hydrogen sulfide plus 4H2, यही होगी। Explain why HI reacts with concentrated sulfuric acid whereas chloride does not। तो बेटा आयोडाइड इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो रेडिली सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर देता है। कैसे? +6 से कहाँ भेज देता है? -2 में, और खुद कहाँ चला जाता है? -1 से 0 में। तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज। तो आप लिखेंगे आयोडाइड इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन क्लोराइड। बेटा अच्छा, इसके साथ अभी तो नहीं पूछा, कभी कभी एक सवाल और पूछता है। कभी कभी बोलता है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से आप हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं बना सकते, यानी वो रेडिली रिएक्ट कर जाता है, बट फॉस्फोरिक एसिड से हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेते हैं। ऐसा क्यों? उसका और इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे यहाँ आप लिखते हैं स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, वहाँ आप लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग देन फॉस्फोरिक एसिड। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में इसको यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं की ख़ास दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।